नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा, भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान के साथ में से मैं इस वक्त एक बहुत बेहतरीन हस्ती जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतरीन काम किए हैं और अभी अभी जस्ट इस वजह से चर्चित उसमें आए हैं, पूरे उसमें चर्चा में आए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर एक 5 लाख रुपए की ये लगा दिया, कॉस्ट लगा दी है। किस लिए? एक पिटीशन दाखिल करने के नाम पर उसके ऊपर। तो हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या है कि आपके ये जो मैटर आपने लगाया था, आपको कैसे भरोसा था कि जो आप सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला रहे हैं वो सच्चा है, सही है और उस पर जीत हासिल होगी। ये चीज को पहले हमें समझने की जरूरत होगी, फिर बाद में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया क्या नहीं किया। मुख्य चीज है कि आपको कैसे भरोसा था, हमें ये समझना है। हिमांशु जी, आपने ये जो लड़ाई लड़ी आदिवासियों के लिए और जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करी और ये सोनी सोरी जिसको क्या बोलते हैं, जिसका इस तरीके से मतलब जिस तरह से आपने भी बताया और सोसाइटी में इसमें मीडिया में भी आया कि उसके साथ कितना बुरा अत्याचार किया गया है, उसके साथ उसकी योनि में पत्थर भरे गए। तो मैं चाहूँगा कि ये कुछ चीज़ है हमारी जनता में सबके सामने आनी चाहिए। एक कोने में कहीं पर मतलब कुएं के बीच में नहीं रहना चाहिए, कुएं के अंदर ये सबके सामने आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वहां पर बैठा रहता है और मालूम ही नहीं पड़ता जनता को कि हो क्या रहा है। तो हमें ये जानकारी सबके लिए चाहिए आपसे, आप बताइए जरा। देखिए, इसमें जीत हार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। जी बिल्कुल सही। हम गए थे आदिवासियों की तकलीफ लेकर के उनके लिए इंसाफ मांगने और उनकी तकलीफ को बताने गए थे। जो जिस मामले में 5 लाख की कॉस्ट मेरे ऊपर लगाई गई है वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव की घटना है। सुकमा जिला? जी, सुकमा जिला है छत्तीसगढ़ का, सुकमा जिला, वहाँ के गांव की जी का मामला है। वहाँ पर 2009 में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के सिपाहियों ने गांव पर हमला किया। और आपको ये भी बता दूं, आपके दर्शक शायद ना जानते हो कि जो आदिवासी इलाका है वो और जो भी आदिवासी इलाके हैं इस देश के वहाँ खनिज हैं। खनिज जैसे ये जो इलाका है सुकमा का और बस्तर का इलाका कहलाता है जो छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर लोहा है, टिन है, रेड डायमंड है, ब्लू डायमंड है, सोना है। तो ये जो खनिज हैं ये वहाँ ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसको खरबों रुपए का है। आप 100-150 साल तक खोदते रहेंगी कंपनियां तो भी खत्म नहीं होगा, इतना खनिज है वहाँ पर। तो इस पर नेशनल मल्टीनेशनल जो पूंजीपति हैं, कंपनियां हैं, उनकी नज़र है और वो वहाँ के बड़े नेताओं को, पॉलिटिशियंस को रिश्वत देते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देते हैं। और फिर चूंकि वो इलाका 5वीं अनुसूची में आता है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची है, जिसमें आदिवासी इलाकों में ये नियम लागू है कि वहाँ कोई भी ज़मीन सरकार बिना आदिवासियों की इजाज़त के नहीं ले सकती। चाहे कलेक्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आदिवासियों के गांव में जाकर कोई ज़मीन नहीं ले सकता जब तक आदिवासी उसको इजाज़त न दें। और इजाज़त का तरीका है कि उनकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में गांव के सारे बालिग लोग बैठेंगे और वो प्रस्ताव पारित करेंगे कि हाँ, हम इस माइनिंग के लिए या इस इंडस्ट्री के लिए ज़मीन देने के लिए सहमत हैं, तब आगे काम बढ़ सकता है। लेकिन जो रिश्वत खा लेते हैं नेता और अधिकारी और पुलिस वाले, फिर वो संविधान को नहीं मानते। तो एक मिनट में बात पूरी कर लो। फिर वो लोग जा करके आदिवासियों को कत्ल करते हैं और बड़े बड़े जनसंहार करते हैं। उस इलाके में सरकार ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 650 गांव जला दिए। 650 गांव घर नहीं,
गांव जला दिए। 650 गांव जला दिए, हजारों आदिवासियों का कत्ल किया, हजारों आदिवासी महिलाओं से पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने रेप किए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि वो कहती है, रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास प्राइमा फेसी महिलाओं के पास एविडेंस है, कम से कम 16 महिलाओं ने हमें ऐसे प्राइमा फेसी एविडेंस दिए हैं जिससे ये साबित होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों ने इन आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किए। तो ये जो घटना हुई, ये घटना भी उसी सिलसिले में थी कि इनकी ज़मीनों को कंपनियों को देने के लिए सरकार ने पुलिस और इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस को हुक्म दिया। इन्होंने जाके वहाँ 1.5 साल के बच्चे का हाथ काट दिया इस गांव में, उसकी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया, 8 साल की मौसी का गर्दन काट दी, नाना नानी को काट दिया तलवारों से, 70 साल की बूढ़ी महिला के वक्ष काट दिए, 80 बरस के बुजुर्ग थे उनका पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया था। 16 लोगों का ये सुकमा जिले में गोमपाड़ गांव में, गोमपाड़, गच्चनपल्ली और नुलका 3 गांव में किया था। ये गांव वाले हमारे पास आए, हम लोग वहाँ सेवा काम कर रहे थे। मैं और मेरी पत्नी दिल्ली से जाकर के 92 में हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था। हमारे पिताजी गांधी जी के आश्रम में रहे थे और वो कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन के बाद छत्तीसगढ़ जाके उस गांव में रहने लगे थे। तो जब ये हुआ तो वो गांव वालों ने हमसे संपर्क किया कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि मारने वाली पुलिस है, अब वो कहाँ जाए शिकायत करने। तो फिर हम उनको लेकर के दिल्ली आए और दिल्ली में हमने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करी और हमने कहा कि चूंकि मारने वाली पुलिस है इसलिए पुलिस की जांच पर हमको भरोसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या तो सीबीआई जांच करवाए या एसआईटी का गठन करे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से इस घटना की जांच कराए। इसमें जीत हार का तो कोई सवाल नहीं था, खाली हमने कहा था जांच करवा दीजिए और उसके बाद जब जांच होगी तो फिर कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट फैसला करेगा कि किसने मारा है। क्या सही है। लेकिन 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या सपना आया है? बिना जांच किए सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता कि ये सच्चा है कि झूठा है? प्राइमा फेसी में तो सबूत दिए गए थे भाई, लोग आए हैं, ये 16 लोग हमारे मारे गए हैं, और क्या सबूत चाहिए? लाशों से बड़ा सबूत क्या चाहिए? मतलब कत्ल हुआ है, कुछ हुआ है, वो कोई गुनाह हुआ है, वो बच्चा आया है जिसका हाथ कटा हुआ है, और क्या सबूत चाहिए? मतलब अभी देखिए आम जनता ये समझती है कि वहां पर माओवादी, नक्सलवादी ये सब खेल हो रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि आदिवासी की जगह कोई खरीद नहीं सकता, कोई उसको वो नहीं लेन देन नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे संविधान में ये किस जगह ऐसी पॉइंट पे लिखा हुआ है, ये जनता को कुछ समझ में नहीं। जो हम मैटर को लेके जाते हैं जनता के सामने कि आदिवासियों की जगह ऐसे बेच दी जाती है या इस तरीके से आदिवासियों की जगह पर खनन किया जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए मतलब सब लोग क्या कहते हैं कि वो नक्सलवादी लोग जाते हैं, वो इन लोगों को मार देते हैं पुलिस वालों को, और वो लोग कर रहे हैं सारा हंगामा। आदिवासी लोग थोड़ी ना कर रहे, मतलब आदिवासियों का नाम लेकर कुछ दूसरे लोग आते हैं और वो इन लोगों का नाम लेकर के बदनामी कर रहे हैं, ये मुख्य चीज बोली जाती है। तो उसको हमें समझना है, जब सभी को समझने की जरूरत है कि कैसे मतलब आदिवासी की जगह को आप कोई भी उसके एरिया में नहीं जा सकता। ये हमारे संविधान में कौन से कहाँ लिखा है या कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जिससे हम लोगों को समझ में आए कि ये चीज यहाँ हो रही है। हमें एक चीज और भी समझ में नहीं आती, आप देखेंगे कि टाटा की कंपनी वहां चल रही है, जिंदल की कंपनी चल रही है, वहां पर कोई माओवादी या नक्सल का कुछ पता नहीं चलता है कि नक्सल ने किसी ने जाकर के कंपनी के आदमियों को मार दिया या माओवादियों ने मार दिया। तो ऐसा क्यों, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? और ये गांव वालों के साथ या ये जो पुलिस है या अपने जो सैनिक आते हैं आरपीएफ के, इन लोगों के साथ कैसे होता है? तो ये असलियत क्या है ये चीज, ये थोड़ा सा समझाए ताकि बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में आए पब्लिक को, सब जनता को, कि क्या गलत है क्या सही है इस चीज में। देखिए, सरकार जो है अपने गलत कामों को छिपाने के लिए माओवाद का बहाना बना रही है। माओवादी अपने अलग मकसद के साथ वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ ज़मीनों पर कब्जा करना, खनन करना, मुनाफा कमाना, ये काम कर रही हैं। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं
वो जमीनों पर कब्जा कराने के लिए लगाई गई हैं। जहां माओवादी नहीं भी हैं वहां भी जमीनों पर कब्जा पुलिस और पैरामिलिट्री के मार्फत ही किया जाता है, किया जा रहा है। चाहे वो नंदीग्राम सिंगूर हो, चाहे वो लालगढ़ हो, चाहे वो नियमगिरी हो। यहाँ तो कोई माओवादी नहीं थे। बिल्कुल। यहाँ पर क्यों फोर्सेस लगाई गई थी? आप मुझे आजादी के बाद से आज तक एक भी लैंड एक्विजिशन दिखा दीजिए जहां पुलिस नहीं लगाई गई। जहां आप ये बताइए, आपने भट्टा पारसौल का नाम सुना है? भट्टा पारसौल नोएडा के पास है, यूपी में पड़ता है। वहां किसानों के गांव जलाए गए थे जमीन हड़पने के लिए। वहां कौन सा माओवादी था? बिल्कुल, ये तो समझिए इस चीज को जन सबको समझने की जरूरत है कि माओवादी का नक्सल का बहाना लेकर सरकारें क्या खेल खेलती है। ये सरकार नहीं, सरकार के पीछे असली ताकत वो जो पूंजीपति लोग हैं। अभी मैं आपको और आपकी जनता को एक चीज बता देना चाहता हूँ। आज जो सीआरपीएफ आदिवासी इलाकों में गांव-गांव में बैठी है, वहां के खनिजों पर कब्जा कर रही है, कुछ साल के बाद ये सीआरपीएफ आपके यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के गांव-गांव में बैठेगी। मतलब ये पूंजीवाद जो है, ये खनिजों पर कब्जा करने के बाद भारत के खेतों पर कब्जा करेंगे। और खेतों पर कब्जा करने के लिए वो बंदूक की नोक पर करेंगे। और जो सीआरपीएफ आज बस्तर में है या झारखंड में है या उड़ीसा में है या बंगाल में है, वो आपके इन इलाकों में आएगी और यहाँ रहने वाले लोगों को भी अपराधी, माओवादी, आतंकवादी कह के मारा जाएगा। यहाँ के नौजवानों को भी मारा जाएगा, यहाँ भी वो बलात्कार करेंगे। और ये पूंजीवाद का पूरा जो हिंसक खेल है, ये इन इलाकों में भी खेला जाएगा। इसलिए सरकार के इस झूठे प्रचार में मत आइए कि वो वहाँ आदिवासी इलाकों में माओवादियों से लड़ रही है, आतंकवादियों से लड़ रही है, देशद्रोहियों से लड़ रही है। कल को यहाँ के लोगों को भी देशद्रोही कह के मारा जाएगा। मतलब एक एक करके सबको निशाने पर लिया जाएगा। अभी जैसे बोला जाता है कि आदिवासियों की जगह नहीं ले सकते, आदिवासी के अगर कुछ बिजनेस करना है, मतलब कुछ बिजनेस तो उनको पार्टनर बना के करना है। तो ऐसा यहाँ पर शहरों में भी कई आदिवासियों ने जो अच्छे घर के थे, मतलब जिन्होंने जो अच्छे जिनका व्यवहार अच्छा था कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, उन्होंने अपनी जमीन का दूसरे के पार्टनर बना करके अपने किए काम, जिसमें तरक्की करी। लेकिन वहां पर ये चीज मिलकर खरीद नहीं सकते, आदिवासी की जगह को खरीद नहीं सकते, उसके मालिक नहीं बन सकते। मगर यहाँ पर जो अगली पीढ़ी आई, उन्होंने उस अगली पीढ़ी को पुलिस और इन लोगों ने, नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने उसको बरगला कर, जो व्यक्ति अच्छे से काम चल रहा है उसके ऊपर ही एफआईआर अलग अलग ढंग से शोषण की एफआईआर करके उसको अंदर करवा दिया, पूरी जगह पे कब्जा करवा लिया। ऐसे भी खेल खेले जाते हैं। तो उससे भी हमें समझना चाहिए कि जो खेल आपके शहर में हो रहा है, जो आपके सामने हो रहा है, वो चीज वहां पर भी तो लागू होती है। आपके छत्तीसगढ़ में आदिवासी एरिया में भी लागू होती है, जहां नक्सल का बताया जाता है। वहां पर कैसे ये सरकार की सेनाएं वहां पर कैसे ये अपने पूंजीवादी पहुंचकर वहां पर इन लोगों कब्जा कर रहे हैं, इस चीज को समझने की हम सबको जरूरत है। बराबर ना? ये टेक्निकल पॉइंट है ना। ये चीज आपके शहर में हो रहा है, कल के दिन ये जो पैसा खिला देगा इन भ्रष्ट नेताओं को, वहां पर सारे नियम कायदे कानून आपके शहर में भी खत्म हो जाते हैं आदिवासियों को। तो हमें उसी चीज को समझना चाहिए। पूंजीवाद जो है आज उनके ऊपर निशाना लगाया हुआ है, कल को आपके ऊपर भी ये अपने निशाना आएगा। ये आपके रिवॉल्वर की जो निशाना है ना, वो नली वो आपकी तरफ भी घूमेगी। इसलिए हमें समझना है, इन सब चीज़ों को सामने रखना है। अच्छा, अभी ये जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये झूठा मामला है ऐसा करके, तो प्राइमा फेसी में जो शुरुआत में तो लिया ना मामले को, शुरुआत में लिया, इतने साल तक लटकाया, तो ये जो शुरुआत में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसको शुरू में अक्ल नहीं थी या क्या था जो शुरुआत में उसने उस चीज़ को डिसमिस क्यों नहीं किया? कैसे करेंगे डिसमिस? 2010 में तो 2009 में केस फाइल हुआ। हाँ। 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हिमांशु कुमार माओवादी समर्थक हैं, इसलिए केस रिजेक्ट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को। तो वो भी पॉइंट है हमारे पास। वो अखबारों में छपा है। आज भी आप गूगल सर्च करेंगे, आपको एनडीटीवी, जी टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, सब में मिलेगा।
मतलब और एक ही उसके है बाद ये। 2017 में फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हिमांशु कुमार नक्सल समर्थक हैं, इनके ऊपर फाइन लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर नहीं सुना। अब 2022 में आकर के फिर से सरकार ने कहा कि ये नक्सल समर्थक हैं, आप इनके ऊपर ही फाइन कर ये दो। कांग्रेस की सरकार है नहीं, 2022 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है। अच्छा, सेंट्रल इस बार गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हाँ, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो मान अब लिया। तो कोर्ट बदल गया भाई। 2010 में नहीं माना, 2017 में नहीं माना, 2022 में कैसे मान लिया? और फिर बिना जांच करे सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि ये पिटीशन झूठी है? बराबर। हम कह रहे हैं जांच तो कराओ। जांच जांच करने से क्यों बच रहे हो? जांच करने से आपको आपका जो है एक स्पीकिंग ऑर्डर आता है ना, वो ऑर्डर आपको मिला है क्या? कौन सा? जिसमें क्या बोलते हैं, आपने प्राइमा फेसी में अपने पॉइंट्स रखे। आपके जो पेटिशन दाखिल होती है, पेटिशन में पॉइंट्स होते हैं प्राइमा फेसी में कि इस तरीके से ये पॉइंट के हिसाब से ये पूरा मामला क्या बोलते हैं सच्चा है और इसके ऊपर आपको जांच बैठानी चाहिए। और जिसका बेस लेकर के कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और इस मैटर को आगे बढ़ाया। तो वो ऑर्डर जो है, ऑर्डर में उन्होंने उस चीज के बारे में, पर है ऑर्डर। वो नहीं, ऑर्डर में एक लाइन में तो डिसमिस किया नहीं। नहीं, वो 95 पेजेस का है। 95 पेजेस का, तो उसमें ऐसा क्या लिख दिया और उसकी वजह से कैसे इसको सुप्रीम कोर्ट को एक आभास हो गया, एक ऐसे ज्ञान वो मिल कह गया रहे कि हैं, हमें क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस ने एफआईआर लिखी थी और उसमें चार्जशीट भी फाइल करी थी, आपको पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कह रहा है। हम क्यों करते? अभी जब पुलिस मारने वाली है, पुलिस के ही खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं, तो हम पुलिस की जांच पर कैसे भरोसा करेंगे? मारने वाला जो है वो अपने खिलाफ एफआईआर कर लेगा क्या, या अपने खिलाफ जांच कर लेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि इसका मतलब साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले या कई हाई कोर्ट ने फैसले दिए इस टाइप के कि क्या बोलते, कोई भी पुलिस के खिलाफ अगर कंप्लेंट की जाती है तो अगर पुलिस एजेंसी उसकी जांच करती है तो वो कभी ईमानदारी से नहीं कर सकती। ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फैसला है। यहाँ पर सुभाष बोरा का फैसला, सुधीर बोरा का फैसला है 2004 का, जिसमें साफ साफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट है तो उसकी जांच पुलिस नहीं कर सकती, एक अन्य एजेंसी या स्वतंत्र एजेंसी को करना चाहिए। तो यानी इसका मतलब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है, उसके खिलाफ उसने बोला है। बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं, अपने ही फैसले को बदल दिया है। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं करती है। अपने ही जजेस के फैसलों के खिलाफ ये फैसला दिया गया है। मतलब ये जो जजमेंट है ये कह रहा है कि इससे पहले के सारे जज गलत थे और झूठे हैं। ये कितने जज के बेंच का ये है? दो डबल जज का। और जो पहले के जो है, मतलब जो अपने अलग अलग जजमेंट है, हमें मतलब उस चीजों को समझने की जरूरत है कि ये डबल बेंच का जो जजमेंट है और इससे पहले के जो जजमेंट है, मतलब वो कितने बेंचों की जजमेंट है, उन बेंचों, क्योंकि जस्ट अभी एक फैसला और आया था यहीं पर कि यहाँ पर एक बॉम्बे के एक जज थे जिनके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया था, ट्रिपल बेंच की, यानी सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच की, उसने अपने ऑर्डर दिया था कि इनके ऊपर इंक्वायरी बैठा जाए। फिर इसके बाद एक डबल बेंच की वो बैठ गई और उन्होंने लेकर के उस ऑर्डर को वो खत्म कर दिया कि नहीं, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो इस टाइप के फैसले आ रहे हैं, ये तो पूरा मतलब हमारे देश के, हमारे संविधान को मतलब पलटने की कोशिश हो रही है। क्या हो रहा है इसको हमें समझने की जरूरत है। तो हम हिमांशु जी के साथ है और ये देखना वाली बात है कि डबल बेंच के जज ने, मतलब डबल बेंच ने इस प्रकार का फैसला दिया है, क्या वो संवैधानिक दृष्टि से सही है? क्या अगर उनका ये फैसला इस प्रकार का रहा, जिसमें साफ साफ आपकी तरफ से तो साफ साफ पिटीशन में कि हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जांच पुलिस के खिलाफ है, हमारी कंप्लेंट, हमारा आरोप जो है पुलिस के ऊपर ही है, तो पुलिस इस मामले में सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। उसकी इन्वेस्टिगेशन की अलग एजेंसी होनी चाहिए या दूसरी एजेंसी या सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये आपका सीधे से मांग थी और उसमें आपने कई जजमेंट भी लगाए होंगे कि इस प्रकार से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अभी आपको साफ साफ अभी आप क्योंकि हम तो समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है इस चीज को, मगर चुप, मतलब हमें बोलना तो पड़ेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के जज अपने मार्कंड काटजू ने भी साफ साफ कहा है कि जो सच है उसके खिलाफ बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। अगर जो सच है वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो
जजमेंट या किसी भी प्रकार का आपको सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है आपके पास उसके प्रूफ होने की, बराबर है ये चीज। तो हमें हमें उस चीज को समझते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और हम आपके साथ खड़े हैं, पूरे हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे और ये चीज को बताएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि भाई आप कम से कम और भी हाई कोर्ट है हमारे देश में, कि हाई कोर्ट के जजमेंट को आप पलटने की कोशिश कर रहे हो, आप ये बताने की कोशिश करो पुलिस जो भी है, पुलिस की जांच कर सकती है। यहाँ पर कोई सारे फैसले हम लोगों ने देखे, कई फैसले यहाँ से आए हैं जो मतलब आप अगर खुद जज, जैसे अभी जस्ट एक फैसला है यहाँ का बिहार का है, उसमें एक जज ने क्या बोलते हैं अपने एक कनिष्ठ को क्या बोलते ये दी अपने इंक्वायरी बैठाई, कनिष्ठ के खिलाफ खुद ही कंप्लेंट करी और खुद ही इंक्वायरी बैठी, खुद ही वो जज बन गए और उन्होंने उसको सस्पेंड डिसमिस कर दिया सीधे सीधे। बाद में वो हाई कोर्ट के सामने आया मैटर, तो हाई कोर्ट की जो सिंगल जज की बेंच थी उसने उस जज की इस ऑर्डर को कैंसिल किया। तो वो जज जिसने सस्पेंड किया था वो ऊपर फिर से हाई कोर्ट में उसने अपील करी, तो डबल जज की बेंच बैठी थी, जिस बेंच के जज ने हाई कोर्ट के ऊपर पेनल्टी लगाई, हाई कोर्ट को कॉसिंग किया 5,000 रुपए का, और वो बोला कि ऐसे कैसे मतलब पहले वाले ऑर्डर के खिलाफ आप आए हो यहाँ पर इस टाइप। तो हमें समझना है हमारे जो कई है मतलब बहुत अच्छे जजमेंट है, अच्छे मतलब फैसले करने वाले लोग हैं, इस चीज में जरूरत है संवैधानिक व्यवस्था को सही ढंग से इस्तेमाल करने की। अभी यहाँ पर अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो ये समझ लीजिए आपके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और आज हिमांशु जी के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, किसी के भी साथ हो, मतलब जो विरोध करेगा सच के साथ जो खड़ा होगा उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम सबको इसके लिए आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद आपका।